मुकेश सहनी के सामने एक और सहनी नेता यानी मल्लाहों का नेता खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की है, यानी हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर। जाहिर है बीजेपी ने कड़ा संदेश मुकेश सहनी को 24 के चुनाव से पहले दिया है। क्या मुकेश सहनी के सामने हरीश सहनी को खड़ा कर देने से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप गौर से देखिएगा कि बीजेपी में भी छेदी पासवान है, लेकिन क्या पासवान का जो समुदाय है वो उनके नाम पे वोट करेगा? वो चिराग के ही नाम पर करता है, क्योंकि उसी के आधार पर वो लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। यादव वोट बैंक में तोड़ के लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे किया, कई नेताओं को आगे किया, जिसमें बड़ा नाम बने नित्यानंद राय। उनके नाम पर वोट यादव आज भी करेगा। थोड़े बहुत देखिए लोग करते होंगे, लेकिन बड़ा तबका तो लालू यादव के ही साथ है। इसके अलावा आप कुर्मी नेता के तौर पर देखिएगा नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, वो जो लव कुश का समीकरण उन्होंने बनाया, लेकिन उसमें जो लव समीकरण था वो आज भी उनके साथ है, जबकि आरसीपी सिंह भी उसी समुदाय से हैं। बीजेपी ने भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी को बनाया, लेकिन आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि ज्यादातर कुशवाहा वोटर किसके साथ है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जेडीयू में मदन सहनी है, मंत्री हैं, वो भी अपने आप को सहनी के नेता बनाने की कोशिश करते रहे, कहां सक्सेस हो पाए। अनिल सहनी आरजेडी के कुढ़नी के पूर्व विधायक, हाल ही में उपचुनाव हुआ, वो भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, कहां कर पाए। अपने ही समाज के नेता के सामने खुद को नेता बनाने की कोशिश में कोई अभी तक बिहार में सक्सेस होता नजर नहीं आया है। तो ऐसे में हरीश सहनी सक्सेस हो जाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बात को भी मानना होगा मुकेश सहनी के वोटर भी थोड़े एंटी यादव के चक्कर में महागठबंधन के पक्ष में जाना नहीं चाहते हैं। वो एनडीए के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी का गठबंधन एनडीए में ही रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बिहार में और देश में नरेंद्र मोदी को कैसे सत्ता से हटाना है, इसको लेकर काफ़ी रणनीति बनाई जा रही है। हर लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन नेता किधर जाएंगे, किधर नैया पार लगेगी, लगातार ये सवाल हो रहा है, चर्चा हो रहा है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी है, अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, यूपी में संकल्प यात्रा पर है। क्या उनके साथ वोटर का कितना रुझान है, कितना उनके पास जनसंख्या है, ताकत है राजनीति में, इन तमाम सवालों को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चर्चा आपको करेंगे कि भाजपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सम्राट चौधरी को हटाकर हरीश सहनी को सौंप दी है, जिससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुकेश सहनी को पॉलिटिकल रूप से डैमेज करने के लिए तरीका अपनाया गया, या फिर मुकेश सहनी पर एक एक्स्ट्रा दबाव डाला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप मेरे पाले में रहिए या उनके पाले में रहिए, हमारे पास गोटी फिट है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं, वो आपको एक एक करके बताएंगे। तो राजमोहन जी, सबसे पहले क्या मुकेश सहनी को सेट करना चाहती है बीजेपी? देखिए, 2024 लोकसभा का चुनाव है और जाहिर तौर पर जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक को संभालने में लगी हैं, लेकिन मुकेश सहनी बिहार, यूपी और झारखंड में बीजेपी के वोट बैंक को डैमेज करने की कोशिश में लगे हैं। और ये कोशिश उनकी आज से नहीं है, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ही शुरू हुई, और उसके बाद से ही जो बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच की खींचतान है वो अब तक देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में ऐसा लगा कि शायद दोनों के संबंध सुधर रहे हैं। जिस तरह से Y+ सुरक्षा मुकेश सहनी को दी गई केंद्र सरकार के तरफ से, मुकेश सहनी ने बिहार में सरकारी बंगले को खाली कर दिया, लगा कि दोनों ही पार्टियां अब एक एक कदम बढ़ा रही हैं और 24 से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा और एनडीए के अंदर मुकेश सहनी आ जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली में बैठक हुई, मुकेश सहनी को पूछा ही नहीं गया। अब अंदर से खबर थी कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला फिट नहीं बैठा। हालांकि कई लोग पार्टी के विलय की भी चर्चा करते हैं कि बीजेपी ने ऑफर रखा, लेकिन मुकेश सहनी अब अपने ही धुन में है। और देखिए, आप भी जानते होंगे मुकेश सहनी थोड़ा जिद्दी हैं, और जब वो ठान लेते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि आगे का जो राजनीतिक फल है उनको क्या मिलेगा, वो अपने धुन में चले जाते हैं। राजनीति में कभी ये चीजें आपको लाभ पहुंचाती होंगी, लेकिन अधिकतर समय आपको ये नुकसान पहुंचा देती हैं। और यूपी के चुनाव के बाद हमने देखा मुकेश सहनी का क्या हुआ, बिहार सरकार से बाहर हो गए, विधायक उनके चले गए, फिर
अब मुकेश सहनी यात्रा पर निकले हैं, ताकत दिखाने की कोशिश में हैं, लेकिन उस ताकत को भी अब कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। और इसी वजह से पहले हरीश सहनी को एमएलसी बनाया गया था जब मुकेश सहनी का कार्यकाल खत्म हुआ, और अब मुकेश सहनी के सामने एक और सहनी नेता यानी मल्लाहों का नेता खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की है। बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी की जगह एक अति पिछड़े के बेटे को यानी हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर जाहिर है बीजेपी ने कड़ा संदेश मुकेश सहनी को 24 के चुनाव से पहले दिया है कि अगर आप अभी भी नहीं माने तो फिर आपके सामने हम एक ऐसा धुरंधर खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देगा। और बीजेपी इसके पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुकी है। और देखिए, जब बात गठबंधन की होती है तो यह माना जाता है कि मनमुटाव तो हर पार्टी के बीच में होता है, हर गठबंधन में होता है, लेकिन आपको एक बात का संयम रखना होगा। आप बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, एनडीए के नेता हैं नरेंद्र मोदी, उनको चुनौती दे देते हैं। ऐसे में बीजेपी आपको और कितना सहेगी, कहीं ना कहीं जाकर उसके भी सब्र का बांध टूटेगा। और ऐसे में इस प्रकार के फैसले तो वो लेगी ही। और हरीश सहनी को परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का मतलब है कि मल्लाह क्या एक और नेता खड़ा कर दो ताकि मुकेश सहनी का कद छोटा हो जाए। अच्छा, एक और सवाल है कि मुकेश सहनी का कद छोटा हो जाए उससे, लेकिन एक बात ये समझिए कि भाजपा को क्या सचमुच में बिहार में डैमेज होने वाला है मुकेश सहनी? देखिए, एक बात आप समझते होंगे, पिछले 1-2 दशक की राजनीति को अगर आप बिहार में देखिएगा तो पहले के समय में जो मल्लाह समाज का वोट था वो कभी लालू यादव को भी मिलता था, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल में जिस तरीके की घटनाएं हुई उसके बाद वो एंटी यादव पोलराइजेशन होना शुरू हो गया मल्लाहों का। और आज भी वो एंटी यादव पोलराइजेशन ही होता है। और इसी वजह से ये एक जो बड़ा वोट बैंक है मल्लाहों का, लगभग 6-7 सीटें हैं जहां पर वो निर्णायक फैसला करते हैं अपने वोट के जरिए, तो वहां पर बीजेपी को ये लोग एज देते हैं और वोट करते हैं। लेकिन जब से वीआईपी पार्टी बनी है, वो एक जो बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, वो मुकेश सहनी की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये आपको मानना होगा। चाहे आप बोचहां का उपचुनाव देख लीजिए, हाल में जो हुआ, कुडनी में भी 10-12 हज़ार वोट उनकी पार्टी को आ गया, सिमरी बख्तियारपुर में भी उन्होंने वोट लाकर दिखा दिया। तो ये बात माननी होगी कि मुकेश सहनी के पास वोट तो है, लेकिन वो वोट किसका है, क्योंकि ये पार्टी तो नहीं है, 2018 में ही बनी है। और ऐसे में ये पार्टी किसका वोट अपनी तरफ खींच रही है? तो एंटी यादव पोलराइजेशन जब होता है तो जाहिर है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा होगा, और वही वोट बैंक मुकेश सहनी खींच रहे हैं अपनी तरफ। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी होगी, मुकेश सहनी के वोटर भी थोड़े एंटी यादव के चक्कर में महागठबंधन के पक्ष में जाना नहीं चाहते हैं। वो एनडीए के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी का गठबंधन एनडीए में ही रहे, बीजेपी के साथ ही हो। लेकिन अगर मुकेश सहनी अकेले मैदान में उतर गए, जिस तरह की रैली कर रहे हैं आजकल यात्रा के जरिए, अब महागठबंधन में उनके जाने की उम्मीद कम है, वहां तो और सीट का मारामारी है। तो ऐसे में अगर उन्होंने किसी तीसरे के कहने पर, जैसा कि यूपी के चुनाव में उन्होंने किया था, और अगर अकेले मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी महागठबंधन जिस तरीके का बना है बिहार में, नीतीश कुमार जब साथ चल गए हैं, 6 पार्टियां हैं, उसमें थोड़े से भी वोट को इधर उधर नहीं होने देगी, क्योंकि वो हार और जीत का कारण बन सकता है। ऐसे में मुकेश सहनी बीजेपी की जरूरत है, और बीजेपी के पास वैसा बड़ा मल्लाह चेहरा नहीं है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को वो चेहरा बनाने की कोशिश की गई, उन्हें मल्लाहों के नेता के तौर पर उभारने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें कहीं भी सफल नहीं हो पाए। अंत में जाकर ये फैसला लेना पड़ा कि अब अजय निषाद तो बिहार में जो हाल में 38 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई उसमें भी नहीं है। पहले प्रदेश उपाध्यक्ष थे, अब बाहर कर दिए गए। जाहिर बात है उनसे ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। अब सवाल है कि क्या मुकेश सहनी के सामने हरीश सहनी को खड़ा कर देने से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बात तय है, जिसके साथ वोट चला गया उससे जल्दी दूसरे उसी जात के नेता के नाम पर हटता नहीं है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पे आप हाल ही में जो घटी है घटना उसे देखिए, चिराग पासवान
चिराग पासवान के चाचा ने पार्टी तोड़ दी, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बन गए। इसके अलावा उन्होंने वैशाली में एक विधान परिषद के चुनाव को भी जीत लिया उनके एक उम्मीदवार ने। बावजूद इसके हर कोई इस बात को मानता है कि चिराग पासवान के जनाधार के सामने पशुपति पारस का कोई जनाधार नहीं है। पासवान वोट जो है वो चिराग पासवान के ही साथ है। और इसके अलावा देखिए बीजेपी में भी छेदी पासवान है, लेकिन क्या पासवान का जो समुदाय है वो उनके नाम पे वोट करेगा? वो चिराग के ही नाम पर करता है, क्योंकि उसी के आधार पर वो लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यादव वोट बैंक में तोड़ के लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे किया, कई नेताओं को आगे किया, जिसमें बड़ा नाम बने नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष बने, अब केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं और एक बड़ा चेहरा है बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है और बड़ी ताकत है उनकी। लेकिन क्या यादव वोट में वो तोड़ कर पाए? टूट हुआ क्या? उनके नाम पर वोट यादव आज भी करेगा? थोड़े बहुत देखिए लोग करते होंगे, लेकिन बड़ा तबका तो लालू यादव के ही साथ है। इसके अलावा आप कुर्मी नेता के तौर पर देखिएगा नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, वो जो लव कुश का समीकरण उन्होंने बनाया, लेकिन उसमें जो लव समीकरण था वो आज भी उनके साथ है, जबकि आरसीपी सिंह भी उसी समुदाय से हैं, बीजेपी में आ गए, खड़े हो गए हैं, नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना है कितना सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे घूमिएगा तो आप इस बात को मानिएगा कि कुर्मी का जो जनाधार है वो नीतीश कुमार के ही साथ रहता है। इसके अलावा अगर कोयरी वोट बैंक की बात की जाए, लव कुश समीकरण चलता था ना नीतीश कुमार का, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद यह माना जाता है कि कुछ समीकरण छिटक गया है उनके साथ। बीजेपी ने भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी को बनाया, लेकिन आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि ज्यादातर कुशवाहा वोटर किसके साथ है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। आप इसके अलावा जो मुकेश सहनी की ही बात कर लीजिए, ऐसे अजय निषाद की हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी देखिए जेडीयू में मदन सहनी है, मंत्री हैं, वो भी अपने आप को सहनी के नेता बनाने की कोशिश करते रहे, कहां सक्सेस हो पाए। अनिल सहनी आरजेडी के कुढ़नी के पूर्व विधायक, हाल ही में उपचुनाव हुआ, वो भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, कहां कर पाए? तो वो छवि नहीं बना पाया है कोई भी दूसरे समाज के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश में, मतलब अपने ही समाज के नेता के सामने खुद को नेता बनाने की कोशिश में कोई अभी तक बिहार में सक्सेस होता नजर नहीं आया है। तो ऐसे में हरीश सहनी सक्सेस हो जाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि मुकेश सहनी को अब थोड़ी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस खेमे में हैं, या तो आप एनडीए में रहिएगा या फिर आप महागठबंधन में रहिएगा। अकेले की राजनीति बिहार के अंदर छोड़िए, अब देश के अंदर नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि अब दो खेमे बन चुके हैं। अगर जीतना है और किसी को हराना है तो आपको एक खेमा में रहना होगा, क्योंकि वोटर भी उसी आधार पर आगे पोलराइज होंगे। ऐसे में मुकेश सहनी को सोचना होगा। पहले भी वो खगड़िया लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, सिमरी बख्तियारपुर का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी में 4 सीटें जीती जरूर गई, लेकिन अब तो वो भी शून्य हो गया है। तो अपनी पार्टी को भी खड़ा करना है, खुद को भी आगे ले जाना है। तो ऐसे में जरूरत है मुकेश सहनी को कि अब कोई किनारा पकड़े। अब जरूरत है, लहरों में बहुत गोता खा रहे हैं, लेकिन लहरों में गोता खाते हुए नैया डूबनी नहीं चाहिए, नैया को किनारे लाना होगा। और उसके लिए अब जरूरत है कि मुकेश सहनी भी एक स्टैंड ले। अगर वो बीजेपी के खिलाफ हैं, अगर हैं तो खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोले और महागठबंधन के पक्ष में खुलकर आए और बात करके आगे अपने बात को बढ़ाएं। सीट मिलती है नहीं मिलती है यही तो बड़ा सवाल है। और अगर आप महागठबंधन के खिलाफ हैं, बीजेपी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फिर आप पीएम मोदी पर नहीं बोल सकते हैं, आप फिर पीएम मोदी को चुनौती नहीं दे सकते हैं, बीजेपी में बिहार के नेताओं को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर दीजिएगा तो फिर बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, समुंदर पार्टी बन चुकी है, वो किसी को भी लील जाएगी। लेकिन बीजेपी ने आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा देकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो आपको भी वैसे ही चाल चलनी होगी। अगर सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता है तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बात करनी पड़ेगी, मेज पर बैठना पड़ेगा। लेकिन केवल रैलियों में अपने नेता समाज के लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने से, संकल्प दिलाने से आप भले ही थोड़ा बहुत नाम आप कमा ले, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में आप अकेले दम पर बैठ पाइएगा, यह बड़ा सवाल है। और मुकेश सहनी को सोचने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हरीश सहनी विधान परिषद में जब बोलेंगे, खड़े होंगे, पूरी बिहार की जनता उनको देखेगी, उनके भी समुदाय के लोग उनको देखेंगे। भले ही आज उनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बिहार में उनके ही समाज के बहुत लोग नहीं जानते होंगे। 2015 में उन्होंने विधानसभा का भी चुनाव बहादुरपुर से लड़ा था, हार गए थे,
लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बन गए, एक ओहदा है उनके पास, तो लगातार लोग उनसे बात करेंगे, अखबारों में, मीडिया में छपेंगे, तो एक कद तो मुकेश सहनी का थोड़ा बहुत वो छोटा कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन देखना होगा कैसे वो आगे की रणनीति करते हैं मुकेश सहनी के खिलाफ। लेकिन अब मुकेश सहनी को भी सोचने की और समझने की जरूरत है कि किनारा कहाँ पकड़ा जाए। बिल्कुल, तो अभी आप सुन रहे थे हरी सहनी के संबंध में कि हरी सहनी के प्रमोशन के बाद, हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालने के बाद कितना कुछ मुकेश सहनी को नुकसान हो सकता है, कितना बीजेपी को फायदा, या फिर मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होना चाहिए राजनीतिक रूप से अगर बने रहना है। तो आप जरूर अपने राय, अपने विचार, अपना जवाब हमें पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के लिए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।